पेज बहुत पुरानी एनसीईआरटी हम देखें में भी होती है। हेलो बच्चों, वेलकम टू होराइजन क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आते रहते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सेल साइकिल के, माइटोसिस के और मियोसिस के। तीनों टॉपिक का एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है 2022 का, इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेल जी नॉट फेज में किस कंडीशन में रहता है। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन सेल साइकिल का है। मैं कुछ कंसेप्ट इसमें तुम्हें बता देता हूं सेल साइकिल के बारे में। ठीक है, तो सेल साइकिल की जो कंसेप्ट है उसको ऐसे समझ लेना है हमें कि जैसे एक सेल की साइकिल की बात कर लें तो ये डिवाइडेड है सबसे पहले दो फेज में। ठीक है, ये सबसे पहले डिवाइडेड है दो फेज में। एक होता है इंटरफेज, ये बड़ा वाला पोर्शन जो है ये इंटरफेज का है। और यहां पर ये जो ग्रीन कलर से मैं बताया हूं ये माइटोसिस का फेज है जिसे हम एम फेज बोलते हैं। ये वाला है एम फेज। और ये एम फेज में न्यूक्लियर डिवीजन होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में, चार फेज में। और इसके साथ साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होती है जिसे बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो एम फेज है वो डिवाइडेड है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, इसे थोड़ा डायग्राम को मैं बड़ा करके यहां पे दिखा रहा हूं। एक मिनट, चलो देखते हैं हम लोग। यहां पर प्रोफेज ये पी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, मेटाफेज को एम से, एनाफेज ए से, टीलोफेज और इसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोप्लाज्म की डिवीजन साइटोकाइनेसिस कहलाती है। तो ये कहलाया एम फेज। और बाकी फेज यहां पर जितना भी है ये सारे फेज को मिलाकर इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज। और ये इंटरफेज डिवाइडेड होती है G1, G फॉर गैप वन फेज में। इसके आगे होती है एस फेज, सिंथेसिस फेज में, और गैप टू फेज में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं बता देता हूं कि जो ये इंटरफेज में G1 फेज होता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि यहां पर आरएनए सिंथेसिस होती रहती है। एस फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं क्योंकि यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि ये जो G1 फेज है ये G1 फेज किनके बीच में है। तो बोलेंगे एम फेज और डीएनए रेप्लिकेशन वाला सिंथेसिस फेज के बीच में। क्रोमोसोम की कंटेंट जो प्रेजेंट होती है डीएनए कंटेंट को C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डीएनए कंटेंट को G1 में यदि 2C से रिप्रेजेंट कर दें तो S फेज में आने के बाद यहां पर ये डीएनए जो क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है
इसकी अमाउंट डबल हो जाती है, ये डबल अमाउंट हो जाता है। तो हमारे से क्वेश्चन पूछे कि G1 फेज में डीएनए कंटेंट 2C है तो S फेज में कितनी होगी, हमारा आंसर हो जाएगा 4C। G2 में कितना होगा, ये भी 4C। प्रोफेज मेटाफेज तक 4C, बट एनाफेज आते हुए ये डीएनए कंटेंट फिर से 2C में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एनाफेज के अंदर होता क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होती है, एक क्रोमोसोम की 2 सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम की ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड आपस में सेंट्रोमियर वाले पोजीशन पर जुड़ा हुआ रहता है, और जैसे ही एनाफेज शुरू होती है ये सेपरेट हो जाता है। एक्चुअली यहां से जो स्पिंडल फाइबर होती है, एक प्रोटीन का बना हुआ माइक्रोट्यूब्यूल वाले स्ट्रक्चर, इस सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन से जाके जुड़ जाता है। क्वेश्चन पूछे स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ता है, तो आंसर करेंगे काइनेटोकोर प्रोटीन से। ऑप्शन में यदि सेंट्रोमियर भी रहे तो सेंट्रोमियर से ज्यादा अच्छा आंसर है काइनेटोकोर प्रोटीन लिखना, क्योंकि सेंट्रोमियर एक पोजीशन है जहां पर काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। लूप लाइक स्ट्रक्चर में काइनेटोकोर प्रोटीन होती है जो घिरी होती है कोर प्रोटीन के साथ। ठीक है, तो इंटरफेज के अंदर आरएनए सिंथेसिस होता है, G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की डबलिंग S फेज में होती है। इसके अलावा S फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन और काइनेटोकोर प्रोटीन भी डबल हो जाती है। इसके अलावा S फेज के अंदर सेल ऑर्गेनेल होता है सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल वाली सेल ऑर्गेनेल की डबलिंग हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इस G2 फेज में होती है। यदि क्वेश्चन पूछे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो हमारा आंसर होना चाहिए G2 फेज। लेकिन प्रोटीन में क्वेश्चन पूछ ले हिस्टोन प्रोटीन कहां डबल होता है या काइनेटोकोर प्रोटीन कहां डबल होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा S फेज में। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेल डिवाइड करते करते परमानेंट हो जाता है, और सेल यदि परमानेंट हो जाए तो वो एक्चुअली इस सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है। इसे हम G0 फेज से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस G0 फेज को क्विसेंट फेज कहते हैं। क्विसेंट फेज जो मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव होता है, सेल डिवीजन रुक जाती है बट सेल मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव होता है। तो बोलेंगे सेल डिवीजन स्टॉप्स, सेल डिवीजन स्टॉप्स बट सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने सेल साइकिल की बहुत सारी पॉइंट बता दिया है, जिसमें इंटरफेज के G1 में आरएनए सिंथेसिस होती है, एस फेज में डीएनए डबलिंग या सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन और काइनेटोकोर प्रोटीन की भी डबलिंग हो जाती है, ये भी डबल हो जाता है, यहां पे डबलिंग हो जाती है। और इसके अलावा सेंट्रियोल की डबलिंग एस फेज में होती है। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। क्वेश्चन पूछ ले मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल कहां डबल होता है, तो सेल ऑर्गेनेल की मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डबलिंग एनसीईआरटी बुक के अनुसार, एनसीईआरटी बुक की
सेल साइकिल सेल डिवीजन के समरी वाले टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डबल हो जाता है G1 फेज में, लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेंट्रियोल की डबलिंग कब होती है, तो बोलेंगे सेंट्रियोल की डबलिंग होती है S फेज में। अब यदि माइटोसिस, यहां पर M का मतलब है माइटोसिस फेज, तो माइटोसिस फेज की यदि बात कर लें तो माइटोसिस फेज में क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है, सेल का साइज बड़ा हो जाता है। प्रोफेज में एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड डेवलप हो जाती है। लेट प्रोफेज आते आते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। क्रोमोसोम सारे के सारे सेल के बिल्कुल मिडिल पोजीशन पे अरेंज हो जाती है इन केस ऑफ मेटाफेज। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन या मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन। और फिर उसी मेटाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर वाले स्ट्रक्चर है, स्पिंडल फाइबर, ये जाके काइनेटोकोर प्रोटीन से दोनों पोल से जाके जुड़ जाता है और बीच में अरेंज हो जाती है क्रोमोसोम। कब? मेटाफेज में। क्रोमोसोम इस समय मेटाफेज के समय सबसे ज्यादा कंडेंस होता है, थिकनेस उसकी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सबसे बढ़िया स्टेज होता है मेटाफेज एक क्रोमोसोम के स्टडी का। और एनाफेज आते आते जब स्पिंडल फाइबर की लेंथ छोटी होती जाती है तो स्प्लिटिंग हो जाता है, यहां से बीच से टूट जाता है ये काइनेटोकोर प्रोटीन, यहां से दो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती है। कहां पर? एनाफेज में। और एनाफेज के बाद अनकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है उस क्रोमोसोम में, लेंथ धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। टीलोफेज आते आते क्रोमोसोम अपने स्टेटस खत्म कर लेता है और वो क्रोमैटिन फाइबर में बदल जाता है, मतलब पूरी तरीके से अनकॉइल हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये सारे रीअपियर हो जाते हैं टीलोफेज में। और इस तरीके से एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियाई की डेवलपमेंट हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन स्टार्ट होगा। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एनाफेज से ही शुरू हो जाती है। पैरेलली साइटोकाइनेसिस भी चलता है और एनाफेज और टीलोफेज भी चलती रहती है। टीलोफेज एंड होते होते साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। यदि प्लांट सेल है तो बीच में सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी और एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाएगा और उन दोनों में क्रोमोसोम की नंबर बिल्कुल सेम होगी और अपने मदर सेल के बराबर ही होगी, इसलिए इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन होता है। इन केस ऑफ एनिमल सेल, जो सेल है ना उसके बीच में धीरे 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 कंस्ट्रिक्शन डेवलप होता जाता है और इस तरीके से एक सेल बीच से टूट के दो डॉटर सेल बना लेता है। क्रोमोसोम की नंबर मदर सेल के बराबर होती है डॉटर सेल में, इसलिए इसका भी नाम इक्वेशनल डिवीजन ही रखेंगे। मतलब माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। ये मैंने अभी समझा दिया है कि इंटरफेज और एम फेज क्या होता है। इंटरफेज का ही दूसरा नाम है रेस्टिंग फेज। एक्चुअली नाम तो रेस्टिंग फेज है बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है ये, क्योंकि सेल डिवीजन की सारी तैयारी यहीं पर होती है, इंटरफेज में होती है। तो अब यहां से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो मैंने कंसेप्ट यहां पे बताया उसके बेसिस पर आंसर करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि जी0 फेज जो होती है ना, ये क्विसेंट फेज कहलाता है, जिसमें एक्चुअली सेल डिवीजन बंद हो जाती है और सेल क्या करता है, यहां पर जो सेल साइकिल वाली प्रोसेस होती है उस सेल साइकिल से एग्जिट हो जाता है। मैंने यहां डायग्राम भी बनाया है कि सेल साइकिल से ये एग्जिट हो जाती है। और ऐसा नहीं कि परमानेंट सेल कभी डिवाइड नहीं कर सकता, परमानेंट सेल समय पर जरूरत के हिसाब से वापस G1 फेज में इंटर भी कर सकता है और दोबारा से डिवाइड हो सकता है ये, ठीक है, दोबारा से डिवीजन फेज में इंटर कर सकता है। तो जी0 फेज को हम बोलेंगे कि मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है और ये G1 फेज के एग्जिट होने की वजह से, एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल,
जी नॉट फेज की फॉर्मेशन होती है, क्विसेंट फेज की फॉर्मेशन होती है। बहुत पुरानी एनसीईआरटी हम देखें तो पुरानी एनसीईआरटी के डायग्राम में साइटोकाइनेसिस के बाद पोजीशन दिया हुआ था जी नॉट फेज का, लेकिन अपने नई एनसीईआरटी बुक की बात यदि हम कर लें तो सेल साइकिल के पार्ट माने ही नहीं जाते हैं जी नॉट फेज। जी नॉट फेज की फॉर्मेशन तब होती है जब एक सेल जीवन से बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन यदि हमारे पास आ जाए कि जी नॉट फेज कब होती है तो हम बोलेंगे जीवन के एंड में, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी के कारण कई बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2020 में जब ये आया हुआ था तो कई बच्चों का ये आंसर गलत हो गया था, क्योंकि पुरानी बुक उनके पास थी और तब वहां पे डायग्राम साइटोकाइनेसिस के ठीक बाद दिया हुआ था। जस्ट उसी ईयर आई थी एनसीईआरटी नई वाली जिसमें ये नया डायग्राम दे दिया गया था और आंसर एनटीए ने उस नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माना। इसलिए अब जब भी क्वेश्चन जी नॉट फेज के लिए आएगा तो हम आंसर करेंगे जीवन से एग्जिट करके जी नॉट फेज की फॉर्मेशन होती है, जो कि यहां पर क्वेश्चन है। वापस आते हैं अब अपने टॉपिक पर कि सेल यदि जी नॉट फेज में है तो जी नॉट फेज में बोलेंगे कब होता है, तो क्या लिखा हुआ है ऑप्शन, इंटर द सेल साइकिल, बिल्कुल गलत। सस्पेंड द सेल साइकिल, गलत। टर्मिनेट द सेल साइकिल, बिल्कुल गलत। लेकिन इसका आंसर जो अभी हम लोग यहां पे पढ़े हैं उसके अनुसार हम करेंगे एग्जिट द सेल साइकिल। सेल साइकिल से जब बाहर निकलता है तब जी नॉट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम आ जाएं तो लिखा हुआ है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल, ये लिखा हुआ है। इसके अनुसार यदि हम बात कर लें तो पहला ऑप्शन है जीवन के बाद G2, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है S के बाद G1, ये भी गलत है, क्योंकि एक बात और याद रखने की है कि सेल साइकिल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बैकफ्लो नहीं होता। एक बारी जीवन में इंटर कर गया और यहां पे कुछ कंट्रोल पॉइंट होती है, यहां से यदि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया तो ये वापस जीवन में नहीं जा सकता है। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है सेल साइकिल की, इसलिए हमेशा जीवन से एस में जाएगा, एस से G2 में, और इसके बाद इसमें माइटोसिस हो जाएगी। इसलिए हम बोलेंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लिखा है सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर द वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज तो है जी नॉट फेज, बट ये जो क्विसेंट स्टेज है ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है। 2020 में क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन ये है द प्रोसेस अकर्स एट द एंड, अभी तुरंत मैं समझा रहा था कब होती है। तो पुरानी एनसीईआरटी बुक की बात कर ले तो मैक्सिमम बच्चे एमफेज कर लिए थे, एनटीए ने ये आंसर गलत माना था। नई एनसीईआरटी के अनुसार हम बोलेंगे जीवन फेज के टर्मिनेशन के बाद होता है, ये मतलब सेल साइकिल से बाहर निकल गया वो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू जीवन फेज। जीवन फेज में अभी तुरंत मैंने समझाया था क्या क्या होता है। तो जीवन फेज में आरएनए सिंथेसिस हो जाती है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डबल हो जाती है और सेल की साइज भी बड़ी होती है, सेल ग्रोथ होता है यहां पर। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। डीएनए सिंथेसिस बिल्कुल गलत आंसर है क्योंकि एस फेज में होती है। बी में है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस। देखते हैं आगे पढ़ के। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। बिल्कुल सही है, डीएनए की रेप्लिकेशन जीवन में नहीं होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव भी होता है और सेल की साइज इंक्रीज भी होती है, इसलिए यह आंसर सही है। बाकी तीन में से कोई भी आंसर नहीं है करेक्ट जीवन फेज के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं फिफ्थ नंबर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि माइटोटिक साइकिल में करेक्ट सीक्वेंस क्या है यहां पर। ठीक है, तो हम यहां पे करेक्ट सीक्वेंस इसका ले लें। तो अभी तुरंत हमने बताया था कि जीवन के बाद एस, एस के बाद G2 के बाद एम फेज।
नेक्स्ट है यहां पे अभी तुरंत जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि किस फेज में कौन सी इंपॉर्टेंट फेनोमेना होती है, तो जल्दी से आप बताइए एस फेज में क्या होगा। तो एस फेज में हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन होगी। दूसरी बात यदि हम कर लें कि यहां पर G2 फेज में क्या होगा, तो G2 फेज में अभी तुरंत मैंने बताया था जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होती है, जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन के सिंथेसिस इस G2 फेज में होती है। तो यहां पर फर्स्ट नंबर वाला पार्ट जो है G2, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट है क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज को अभी तुरंत मैंने बताया था कि G0 फेज भी कहते हैं, जो मेटाबॉलिकली बहुत ही एक्टिव फेज होता है। ठीक है, क्विसेंट फेज जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, बट सेल डिवीजन रुक जाता है यहां पर। और G1 फेज में क्या होगा, तो G1 फेज में क्या क्या ऑप्शन है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन, ये बिल्कुल सही है। तो G1 फेज बिल्कुल बीच में होता है, और इनएक्टिव फेज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होता, याद रखना है। इनएक्टिव तो है, बट G1 इज मेटाबॉलिकली एक्टिव और सेल डिवीजन रुक जाती है, इसलिए क्वेश्चन जो बनाया गया इनएक्टिव के हिसाब से। अब इसके हिसाब से चूज कर लेते हैं। तो ए का आंसर हमारा आ गया फोर्थ, ए का आंसर इसमें दिया हुआ है, इसमें फोर्थ। बी का आंसर हमारा आ गया है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब फर्स्ट, बी वाला फर्स्ट यहां पर दिया हुआ है। और सी क्विसेंट फेज का सेकंड आंसर हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है डी का थर्ड, डी का थर्ड, इसलिए हमारा आंसर यहां पे सी हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम। फ्रूट फ्लाई बोलते हैं हम लोग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। तो देखो, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कंसेप्ट बताया था सेल साइकिल में कि डीएनए की अमाउंट डबल होती है। G1 से जब एस फेज में आता है, डीएनए की अमाउंट डबल होती है, क्रोमोसोम नंबर डबल कभी नहीं होता माइटोसिस में, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल बराबर होती है। तो क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम इन इच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8, what will be the number of chromosome after S phase? तो S phase में डीएनए कंटेंट बढ़ता है, डीएनए डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 में। द सेंट्रियोल अंडरगो ड्यूप्लीकेशन। अभी मैंने समझाया था G1 फेज में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डबल होती है, बट सेंट्रियोल की डबलिंग एस फेज में होती है। तो यहां पर ये है एस फेज, सिंथेसिस फेज। नेक्स्ट, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज, तभी तो नाम है उसका सिंथेसिस फेज। ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार रिपीट हो चुका है, आप इसको फिर से देख लीजिए कि क्या होगा। 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर मैच द फॉलोइंग, अभी तुरंत बताया, एम फेज। एम फेज माइटोसिस को कहते हैं, मतलब इक्वेशनल डिवीजन, ये हो गया 4th नंबर। नेक्स्ट G2 फेज। G2 फेज में क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग। क्विसेंट फेज, G0 फेज को बोलते हैं जिसमें सेल डिवीजन रुक जाती है, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, इस इनएक्टिव का मतलब ध्यान से समझना है। और G1 फेज में जो कि आरएनए रेप्लिकेशन होती, आरएनए डबलिंग बोलो आप, आरएनए सिंथेसिस बोलो आप, होती है, और वो कहां प्रेजेंट होता है, माइटोसिस और एस फेज के बीच में, और एस फेज होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो इसके अनुसार ए का है 4th और बी का है 1st। देखते हैं नेक्स्ट पेज में कौन सा ऑप्शन है। ए का 4th ये वाला है, और बी का 1st ये वाला है। सी का 2nd, एक बारी देख लेते हैं, सी का हम लोगों ने 2nd ही किया है, और डी का
थर्ड नंबर, ये डी का थर्ड नंबर, इसलिए हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है ड्यूरिंग जी नॉट फेज मीन्स क्विसेंट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। नहीं बोल सकते, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। सिर्फ इनएक्टिव बोला जाता तो सही हो जाता। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। स्टेटमेंट 2 में है सेंट्रोजोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। बिल्कुल सही है। सेंट्रोजोम बना होता है 2 सेंट्रियोल का, और इसमें ये दोनों सेंट्रियोल जो होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज होती है। तो ये डबल कब होता है? इन दोनों को मिलाकर 2 सेंट्रियोल आपस में यदि जुड़ जाए, आपस में मिलाकर हम बोल देते हैं ये सेंट्रोजोम है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड नंबर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। एक्चुअली प्रीवियस ईयर 2017 के बाद यदि हम क्वेश्चन देखें, मैंने 5 इयर्स के क्वेश्चन को यहां पे लिया है, सेलेक्ट करके आंसर कर रहे हूं। तो यहां पर एम फेज के अंदर, माइटोसिस फेज के अंदर कौन कौन से 5 ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, अब वो कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर प्रोटीन। अभी तुरंत समझाया था। प्रोफेज में क्रोमोसोम की पैकेजिंग होती है, मेटाफेज आते आते कंडेंसेशन मैक्सिमम हो जाती है, और ठीक इसी समय जो स्पिंडल फाइबर होती है दोनों पोल से एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड की जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है उसके साथ जाके अटैच हो जाता है और एनाफेज में टूट के अलग हो जाता है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि काइनेटोकोर प्रोटीन से किस फेज में अटैच होगा, तो इट इज मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आ गया सेल साइकिल वाला, कि यहां पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। जीवन फेज में क्या होता है? तो जीवन फेज में जो कि इस ऑप्शन में हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, यस हो सकती है ये। एक बारी बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। एस फेज में क्या होगा? तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगी एंड क्रोमोसोम ड्यूप्लीकेशन। G2 फेज सेल ग्रो एंड ऑर्गेनेल ड्यूप्लीकेट ना, ये है फर्स्ट। देखो जीवन फेज में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होगी और जितने भी ऑर्गेनेल हैं लगभग डबल हो जाएंगे। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगी। G2 फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कंटिन्यूड होती है, 1 में भी होती है और G2 में भी होती है। मेटाफेज इन एम फेज, यस मेटाफेज में अभी तुरंत समझाया था मैंने, इक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है, मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है मिडिल ऑफ द सेल, इसलिए ये यहां पे फोर्थ हो गया। तो ए का फर्स्ट होगा, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोसिस। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन ये है कि माइटोसिस में कभी नहीं होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। पेयरिंग नहीं हो सकता, यही आंसर हो गया इसका, ये गलत है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये मियोसिस में होता है, जाइगोट स्टेज के अंदर, वो हम लोग अभी आगे करते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर इन माइटोटिक सेल डिवीजन। तो नहीं होती है, बाकी सारी होती है। क्वाइलिंग या अनक्वाइलिंग, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होता है, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल होती है, यानी ए वाला पोर्शन नहीं होता। हमारा आंसर यही हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है लिखा हुआ यहां पर,
सेलेक्ट द इनकरेक्ट। ध्यान रखना है, पेपर में ये जरूर पढ़ना है कि हमारे से करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट। अक्सर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है आजकल। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब अभी मैंने समझा दिया कि एक ऐसी सेल डिवीजन जिसमें एक सेल से दो सेल की फॉर्मेशन होगी और उन दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की नंबर इक्वल होगी उनके मदर सेल की तरह। बिल्कुल कार्बन कॉपी बन जाता है माइटोसिस में। तो यहां पे लिखा हुआ है क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन एट टीलोफेज। इनकरेक्ट बोल रहा है, डीकंडेंसेशन होती है, एनाफेज के बाद डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी पढ़े थे हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज में, यह भी बात बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर, ऑल द क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज, अभी तुरंत पढ़े हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर नहीं, काइनेटोकोर प्रोटीन बोलना चाहिए। सेंट्रोमियर एक पोजीशन का नाम है, इसलिए यह आंसर ठीक नहीं है, यही इनकरेक्ट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू मेटाफेज, अभी तुरंत पढ़े थे, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाती है, मिडिल पोजीशन ऑफ द सेल पे अरेंज हो जाती है, अलाइनमेंट हो जाता है क्रोमोसोम का, यही मेटाफेज में होता है। और कंप्लीट अटैचमेंट हो जाती है माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है काइनेटोकोर प्रोटीन से। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, फिर से ध्यान देने की बात है, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप टेक्स प्लेस। ये ऑलरेडी यहां पर प्रोफेज में ऑलरेडी हो गई होती है, कंप्लीट बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस, बिल्कुल सही है। मैंने अभी बोला था एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की स्टडी का बेस्ट स्टेज है मेटाफेज, क्योंकि बिल्कुल कंडेंस हो जाती है, छोटी और मोटी हो जाती है क्रोमोसोम यहां पर। नेक्स्ट, मेटाफेज क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमैटिड नहीं, इसकी जगह 2 होता तो सही हो जाता ये, इसलिए हमारा आंसर यही हो गया सी। ठीक है, हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मियोस्टिक डिवीजन 5 ईयर में क्वेश्चन आए हुए हम लोग यहां पे देख रहे हैं, तो मियोसिस के क्वेश्चंस कर लेते हैं आप। तो एक बारी मियोसिस का भी मैं कंसेप्ट थोड़ा बता दूं, उसके बाद हम लोग यहां पे मियोसिस भी पढ़ लेते हैं। देखो, मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जो 2 स्टेज में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में ही एक्चुअली क्रोमोसोम की नंबर आधी हो जाती है, इसलिए मियोसिस 1 का दूसरा नाम रख सकते हैं हम रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन। जबकि मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, इसलिए इसे बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें मेनली मियोसिस यहां पे समझना है। तो मियोसिस 1 में भी सबसे पहले न्यूक्लियर, अच्छा, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटी सी स्टेज होती है इंटरकाइनेसिस। रेस्टिंग फेज तो बोला जा सकता है, बट याद रखना है यहां पर G1S या G2 फेज जैसी कोई फेज नहीं होती है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता इंटरकाइनेसिस में। तो रिडक्शन डिवीजन के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन पहले होगी, कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। और ये कैरियोकाइनेसिस 1 फिर से डिवाइडेड होती है प्रोफेज 1,
मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 में, टीलोफेज 1 में। और ये जो प्रोफेज 1 है ये फर्दर डिवाइडेड होती है 5 स्टेज में, जिसका नाम है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां पे लिख देता हूं। प्रोफेज 1 जो होती है ये सबसे बड़ी फेज होती है पूरी मियोसिस की, और प्रोफेज 1 में भी डिप्लोटीन इज लॉन्गेस्ट फेज, क्योंकि फीमेल के केस में एग कई महीने से लेकर कई साल तक, ह्यूमन के केस में तो कई साल तक रेस्ट हो जाती है, तो इसलिए इसको लॉन्गेस्ट फेज बोला जाता है। तो यदि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात हम कर लें तो एक्चुअली मियोसिस में हमें यहां पर मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 ही पढ़नी है, प्रोफेज 1। तो मैंने बताया है प्रोफेज 1 डिवाइडेड होती है लैप्टोटीन में, इसे स्पाइरीम स्टेज भी कहते हैं, स्पाइरीम स्टेज, जिसमें होता यह है कि एक क्रोमोसोम का टर्मिनल पोर्शन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्लेट, उस न्यूक्लियर प्लेट से क्रोमोसोम आके अटैच हो जाता है और एक बुके लाइक अपीयरेंस बनाता है, इसलिए इसको बुके स्टेज भी कहा जाता है, स्पाइरिम स्टेज लैप्टोटीन को। दूसरा स्टेज होती है जाइगोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जाइगोटीन। और इस जाइगोटीन स्टेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट फिनोमेना होती है ये हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। तो बोलेंगे यहां पर साइनेप्सिस होती है, साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, कि एक क्रोमोसोम यहां पर आपस में पेयर कर लेता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमेना कि उस पेयरिंग के समय दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यहां पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है, ये एक प्रोटीन होता है और ये दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बीच में डेवलप हो जाती है। यहां पर जैसे एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम ये पेयर कर लेता है, इनके बीच में आपस में ये जुड़ जाना होमोलोगस क्रोमोसोम का, यही कहलाता है साइनेप्सिस फिनोमेना। और इनके बीच में प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर डेवलप हो गई है, एंड दिस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर इज नोन एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसी को बोलते हैं बाइवेलेंट की फॉर्मेशन हो गई, बाइवेलेंट फॉर्मेशन, जिसमें टोटल क्रोमोसोम के क्रोमैटिड को काउंट कर ले तो क्रोमोसोम 2 है और क्रोमैटिड की नंबर 4। कभी कभी एक क्वेश्चन होता है कि एक सेल में डिप्लॉयड सेल के अंदर क्रोमोसोम की नंबर दी जाती है, पूछेगा कितने बाइवेलेंट बनेंगे, तो क्रोमोसोम की नंबर को हाफ कर दो, उतने बाइवेलेंट बन जाएंगे। और एक बाइवेलेंट में क्रोमैटिड की नंबर यदि देख लें तो 4 क्रोमैटिड है, इसलिए इसको टेट्राड स्टेज भी कहा जाता है, टेट्राड स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड को आपस में सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है, क्रोमैटिड कहा जाता है, जबकि
होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो ये वाला बन गया नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जाइगोटिन में एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होती है। नेक्स्ट यदि पेकाइटिन स्टेज की बात कर लें, थर्ड नंबर पेकाइटिन स्टेज की बात कर लें, पेकाइटिन स्टेज की बात कर लें, तो पेकाइटिन स्टेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर होती कहां पर है? तो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन होनी जरूरी है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वाले पॉइंट पर होता है। यह रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होता क्या है? तो एक टाइप की प्रोटीन होती है, और यह पूरी प्रोसेस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज होता है। रिकॉम्बिनेज, ठीक है। यदि यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर की बात कर लें, तो डायग्राम में हमने येलो कलर और ग्रीन कलर से बना रखा है इस क्रोमोसोम को। तो वो क्रोमोसोम आपस में इस तरीके से क्रॉस ओवर कर लेता है। यूं, यही है क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट। और इस क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाती है यहीं पर। यही है क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट। दिस इज क्रॉसिंग ओवर। और इसकी स्ट्रक्चर एग्जैक्ट मैं यहां पे बना दूं तो इट इज लाइक दिस, कि एक यहां पर ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया जो प्रोटीन का बना हुआ है, और यहीं पर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अपना मटेरियल एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है। इसी पॉइंट पर ग्रीन कलर वाला और येलो कलर वाला क्रोमोसोम का कुछ डीएनए वाला पार्ट एक्सचेंज हो जाता है कि येलो कलर वाले ग्रीन में और ग्रीन वाला येलो कलर में आ गया। तो बोलेंगे डीएनए नए तरीके से अरेंज हो गया। तो डीएनए जब नए तरीके से अरेंज हो जाए तो इसी प्रोसेस का नाम रखते हैं हम लोग कि रिकॉम्बिनेशन हो गई। यहां पर इसी को बोलेंगे कि एक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो गई, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन जो वेरिएशन क्रिएट कर लेता है, ठीक है, वेरिएशन क्रिएट कर लेता है। यह है डीएनए स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम की सिंथेसिस कर रहा है, और यही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वाले पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो यह बोल दिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और ये दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेकाइटिन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिप्लोटीन के बारे में। फोर्थ नंबर डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन की बात कर लें तो ये लॉन्गेस्ट फेज है, मैंने अभी बताया था लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस का। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है यहां पर। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से खत्म हो गया। अच्छा, यहां पर अब इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में एक फोर्स जनरेट होती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से
जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना, ये क्रॉसिंग ओवर वाला पॉइंट बिल्कुल ये प्लस की तरह से साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट जहां से 4 रास्ता निकलता हो उसे काय बोला जाता है। इसलिए बोलेंगे काइज्माटा की फॉर्मेशन हो जाती है इन केस ऑफ डिप्लोटीन। काइज्माटा की फॉर्मेशन हो जाती है डिप्लोटीन में। और 5वां स्टेज है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस में कि जो काइज्माटा बना था वो टर्मिनेट कर जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो बोलेंगे टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्माटा। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सारे डिसअपियर हो जाते हैं। तो प्रोफेज 1 के अंदर लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में ये सारी फिनोमेना हो जाती है। अब प्रोफेज 1 जब कंप्लीट होगा तो मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड फिनोमेना यहां होगा मेटाफेज 1। अब एक क्वेश्चन आता है कि मेटाफेज 1 और माइटोसिस की मेटाफेज या बोलेंगे मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में डिफरेंस क्या है। तो बड़े ध्यान से देखने पर यह पता चलता है हमें कि जैसे एक सेल है, तो सेल के अंदर जो मेटाफेज में क्रोमोसोम की अरेंजमेंट होती है, ये अरेंजमेंट यहां भी इसके मिडिल पोर्शन पे हो जाती है। यहां भी काइनेटोकोर प्रोटीन से क्रोमोसोम आके अटैच हो जाती है। ये जैसे सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल वाला पोर्शन, तो स्पिंडल फाइबर यहां से आके इनसे जुड़ जाएगा। लेकिन याद रखना है मियोसिस 1 की मेटाफेज 1 में एक क्रोमोसोम से एक ही पोल पर जुड़ा हुआ रहता है ये वाला स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर एक ही पोल से जुड़ा रहता है, इसलिए एनाफेज 1 जब होती है तो देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड यहां नहीं टूटता है। इस कारण से जब ऊपर वाला ग्रीन वाला क्रोमोसोम एक अलग पोल की तरफ चला जाएगा तो टोटल क्रोमोसोम की नंबर यहां पर जो अभी दिख रही है 8 नंबर, वो आधी हो जाएगी। इसलिए एनाफेज 1 ही एक्चुअली रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। ठीक है, मेटाफेज 1 में मेटाफेजिक प्लेट दो बन जाती है, बोलेंगे 2 मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, या इक्वेटोरियल प्लेट 2 बन जाता है और स्पिंडल फाइबर एक ही साइड से जुड़ी रहती है। इसलिए तीसरा फेज यदि हम बात कर लें एनाफेज 1 की, तो एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन यही है, एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि यहां से एनाफेज 1 में अब मूवमेंट शुरू हो जाती है इस क्रोमोसोम की बिना स्प्लिटिंग के। क्रोमैटिड स्प्लिट नहीं करता है एनाफेज 1 में, इसलिए बोलते हैं सेग्रीगेशन वाला, क्रोमोसोम में जो सेग्रीगेशन वाला स्टेज है, सेग्रीगेशन स्टेज, सेग्रीगेशन स्टेज वो इसी एनाफेज 1 में होती है और अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है। और 4th स्टेज टीलोफेज 1 में दो न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर साइटोकाइनेसिस 1 होगा तो एक सेल से 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी, दोनों में क्रोमोसोम की नंबर आधी हो जाएगी। अब इसके बाद मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, इसलिए जो
2 डॉटर सेल बनी है मियोसिस 1 के रिजल्ट से, उन दोनों की माइटोसिस हुई तो टोटल 4 सेल बन गए। उन चारों सेल में क्रोमोसोम की नंबर जो मदर सेल थी उसकी आधी हो गई। यही है मियोसिस। ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब इनके प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यदि हम देखें या जो ट्रेंड में क्वेश्चन आता है उससे देखें तो वो इस तरीके से है। ठीक है, क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। तो अभी तुरंत मैंने लिखा दिया था डिप्लोटिन स्टेज। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की डिसोल्यूशन डिप्लोटिन स्टेज में। अब कौन से स्टेज में क्या होता है अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। जाइगोटिन स्टेज में क्या होगा? पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की, साइनेप्सिस कहते हैं। पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ये हो गई क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटिन लॉन्गेस्ट फेज होता है और इसमें बनता क्या है? ये काइजमाटा की फॉर्मेशन हो गई। और डाइकाइनेसिस स्टेज टर्मिनलाइजेशन हो जाती है उस काइजमाटा की। तो हमारा आंसर हो गया ए का 4th नंबर। कौन सा है? ए का 4th नंबर, ये वाला हो गया। लेकिन बाकी को भी मैच कर लेते हैं। तो बी वाला 3rd, बी वाला हमारा आंसर आ गया 3rd, ये भी सही है। सी वाला आंसर है इसमें 2nd, सी ये वाला 2nd है और डी है 1st, इसलिए बी आंसर हो गया इस 2nd नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज। फिर से वही बात है, साइनेप्सिस कहां होती है? तो जाइगोटिन स्टेज में होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की डिवीजन अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग माइटोसिस के बारे में समझे थे तो एनाफेज में हुआ था। और माइटोसिस कौन सा स्टेज होता है? बोलेंगे मियोसिस 2। यानी मियोसिस 2 की जो एनाफेज होगी, यानी एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग हो जाती है क्रोमैटिड की और वहां पर क्रोमोसोम नंबर इस तरीके से मेंटेन्ड रहता है, इसलिए आंसर इज एनाफेज 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अभी तुरंत बताया था मैंने डायग्राम बनाकर कि कब होती है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन? पेकाइटिन स्टेज में, जब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेज। क्या होता है? तो मटेरियल एक्सचेंज होता है। यहां पर कोई ऑप्शन देख लेते हैं, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर, बस यही आंसर है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है यहां पर। 6 नंबर, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। ये जरूर याद रखना है, नीट का पेपर देने से पहले ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट इसमें पूछा जा रहा है। कौन से स्टेज में? अच्छा, मियोसिस के लिए पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर इन। बिल्कुल सही है, पेयरिंग होती है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, ये भी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देर आर 2 स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस ये भी सही है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज। मियोसिस 2 का नहीं होता एस फेज, एस फेज इंटरफेज की पार्ट होती है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा आंसर यही वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ मियोसिस कैन लास्ट फॉर मंथ। लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है? जल्दी से बताना है। तो बोलेंगे प्रोफेज 1 में जो डिप्लोटिन स्टेज होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दिस इज डिप्लोटिन स्टेज। नेक्स्ट, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम आर कैटेलाइज्ड बाय। एंजाइम का नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, रिकॉम्बिनेज होती है। एंजाइम इज रिकॉम्बिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1। नाम बता देना है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, मतलब क्या क्या प्रोसेस हो रही है यहां पर। अच्छा, तो यहां लिखा हुआ है साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस सेकंड स्टेज का प्रोसेस है। पहला क्या है? क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, यही होगा सबसे पहले, पहला स्टेज यही होगा। और ये वाला हो गया दूसरा स्टेज। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, पेकाइटिन में होती है, 3rd नंबर स्टेज लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट,
टर्मिनलाइजेशन ये बिल्कुल लास्ट में होता है, तो इसको बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ साइटोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया 4th नंबर और ये हो गया 5th नंबर स्टेज। तो हम आंसर कर लेंगे सबसे पहले बी और ए। इस ऑप्शन में देखते हैं बी और ए, ये तो ठीक आ गया। इसके बाद हमारा है सी, 3rd नंबर है सी। इसके बाद है ई, ई डी, यस, यहां पर आंसर इसलिए हमारा सी हो गया, ठीक है, आंसर इज सी, ये वाला आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बाइवेलेंट और टेट्राड। मैंने डायग्राम बना के बताया था, बाइवेलेंट की फॉर्मेशन होती है जाइगोटिन स्टेज में, जिसको साइनेप्सिस कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व ड्यूरिंग साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन, यस दिस इज द आंसर, यही आंसर है। पेकाइटिन स्टेज नहीं, जाइगोटिन स्टेज में। यहां पर सेम ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है, लेकिन यहां लिखा हुआ है पेकाइटिन, ये नहीं होगा, आंसर फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जल्दी से बोलो कब बन गया, तो बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन पेकाइटिन स्टेज में हो जाती है, तो पेकाइटिन इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, यस, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाती है और 2 सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है एनाफेज 2 में, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, पढ़ लेते हैं। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लैप्टोटीन, बिल्कुल गलत। कब होती है टेट्राड फॉर्मेशन, तो टेट्राड फॉर्मेशन जाइगोटिन में होती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, बिल्कुल सही है ये ठीक है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पेकाइटिन, गलत। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 वाला ही है, नहीं और भी है, पढ़ लेते हैं ई का भी। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, यहां पे सिस्टर नहीं होगा, इसलिए ई स्टेटमेंट भी गलत। तो आंसर बी और डी सही है। कोई ऑप्शन है तो देख लो, ये फर्स्ट वाला ही है। तो ये पिछले 5 इयर्स के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन कि कम से कम हमें इतनी बात पढ़नी है, और जो मैंने कंसेप्ट बता दिया है बीच में, उस कंसेप्ट से यदि हम क्वेश्चन का आंसर करना चाहें तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो सेल साइकिल की क्वेश्चन डिस्कशन आज करें हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू बेटा।